विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आइए शुरुआत करते हैं दमदार 10 में पहली उस खबर की, उस टैरिफ की जो ट्रंप ने भारत पर लगाया है। चलिए, भारत पर 25% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया, ट्रंप ने लगाया, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा उससे पहले इस बात को अमेरिका को जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जो आपसी सुलह की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, ऐसे टैरिफ का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस टैरिफ का क्या मकसद है, रिपोर्ट देखिए। Look, India's been, they're my friends and he's my friend. भारत को पहले बताया दोस्त, फिर लगाया 25% का टैरिफ। ट्रंप का टैरिफ रेट ऐसे समय में आया है जब 24 घंटे पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत और पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने में दुनिया के किसी भी नेता ने कोई भूमिका नहीं निभाई। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा उसने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदे हैं और चीन के साथ वो रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत समेत कई देशों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। 7 से 8 जुलाई को 14 देशों को नए टैरिफ लेटर भेजे थे। टैरिफ दरें 25 से 40% तक निर्धारित की गई थी। 30 जुलाई 2025 को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसके अंदर अतिरिक्त दंड शामिल था। लेकिन समझना यह होगा कि टैरिफ की वजह क्या है। ट्रेड इम्बैलेंस से लेकर रूस की दोस्ती तक अमेरिका को हमेशा से आपत्ति रही है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया का बढ़ता जलवा भी विरोधियों को परेशान करता है। पीएम मोदी साफ साफ दोहरा चुके हैं, ये नया भारत है, किसी के आगे झुकेगा नहीं। बावजूद इसके ट्रंप की परेशानी ट्रेड सरप्लस से लेकर भारत रूस के बीच दोस्ती तक है। चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो या डेटा लोकलाइजेशन या फिर ई कॉमर्स नियम, इंपोर्ट टैरिफ की परेशानी हो या फिर भारत और रूस के बीच रक्षा उपकरण या तेल की डील। टैरिफ के बहाने कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भारत के साथ दोस्ती पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने व्यापारियों को भारी नुकसान की बात कही तो बीजेपी ने इंतजार करने को कहा। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदों को टम्बगिंग के उसके खिलाफ है और हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है। भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। इतनी सारी दोस्ती है तो क्यों लगातार हमें जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत ही गलत है, हम इसका भारी विरोध करते हैं। जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति का सवाल है, उनके ऑलवेज यूनिलैटरल स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, परंतु हमें भारत के द्वारा कोई आधिकारिक कोई सूचना ना मिले तब तक इस बात पर हमें राह देखनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ घोषणा की है और फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा है। तो जब तक भारत के तरफ से उस बात की पुष्टि नहीं होती, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में वेट करना चाहिए। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक अहम रणनीतिक साझेदार मानता है, इसलिए वो भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ना कभी नहीं चाहेगा और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। 29वीं के बाद 30वीं बार भी ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे। फिलहाल भारत के पास बातचीत के अलावा विश्व व्यापार संगठन जाने का विकल्प है तो जवाबी टैरिफ लगाने का रास्ता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सिंदूर, शौर्य और सियासत पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सरकार की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं, विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा। विपक्ष राज्यसभा में वॉकआउट कर जा रहा है और सबसे पहले जो विपक्ष जो सवाल पूछता था अब बिल्कुल नर्वस है। देखिए। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। चर्चा आप जितनी चाहोगी हो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर शाह बरस रहे थे, तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली कांग्रेस को भी शाह पानी पिला रहे थे। चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया, पाकिस्तानी आतंकवादी थे, इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती? हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं माने। और कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी, आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी हो। कांग्रेस के लिए सरकार का जवाब सुनने से ज्यादा इस बात पर ध्यान था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, तो शाह ने साफ कर दिया कि विपक्ष के लिए वो अकेले काफी हैं। 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। अमित शाह का गरजना विपक्ष को परेशान कर रहा था और जब विपक्ष की परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करना ही मुनासिब समझा। माननीय होम मिनिस्टर साहब जब आने के बाद उन्होंने तुरंत कुछ ऐसा शब्द कहा, निपटाना जैसा शब्द यूज किया, जिसे लेकर सब कोई नाराज हो गए और पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया है। यहीं बैठकर सदन में न आके उन्होंने निश्चित रूप से अपमान किया है राज्यसभा का। डर गए होंगे क्योंकि तीसरी बार भी इनके बोलने के बाद भी राष्ट्रपति अमेरिका ने कह दिया कि सीज फायर उसने कराया था। डर गए होंगे कि 25% का टैरिफ उसने लगा दिया, उसकी जवाबदेही नहीं पड़ती। विपक्षी पार्टियां लगातार सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल दागती रहीं, जिसका जवाब सदन में विदेश मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिया। लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005 करने वाले लश्कर तैयबा के कितने लोग मारे गए? 67। और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए।
no action was taken. Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है. बोल नहीं पा रहे. That is the reality. मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का जवाब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली उन पार्टियों को आईना दिखाने जैसा था। जो पार्टियां भारतीय सेना के पराक्रम, मेक इन इंडिया पर शंका पालती हैं, उन्हें सदन से सड़क तक हार का मुंह देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के ठाणे में लगे इस पोस्टर की, जिसमें जो कार्टून बनाया गया है उसमें निशिकांत दुबे नजर आते हैं जो समुद्र में डुबाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो धमकी राज ठाकरे की थी वो इससे बिल्कुल मैच खाती है। देखिएगा इस रिपोर्ट को भी। भाषा पर मुंबई में पोस्टर वार, राज ठाकरे और निशिकांत में आर पार। यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। पोस्टर में निशिकांत दुबे को समुद्र में डुबाया, मीरा रोड की घटना को सही बताया। महाराष्ट्र में भाषा की मर्यादा एक बार फिर टूट गई। मुंबई की सड़कों पर मनसे का पोस्टर सांसद निशिकांत दुबे को डुबाकर मारने की बात कह रहा है। ये उस बयान का असर है जिसमें निशिकांत दुबे ने भाषाई उन्माद फैलाने वालों को पटक पटक कर मारने की बात कही थी कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। दुबे का क्यों सांगतो? दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। अब ये नया पोस्टर निशिकांत को चैलेंज कर रहा है, मुंबई बुला रहा है। मुंबई की ठाणे में लगे पोस्टर में निशिकांत दुबे को पानी में डूबा हुआ दिखाया गया है, तो डुबो की जगह दुबे कर मारने की बात लिखी है। पोस्टर के बाद मनसे कार्यकर्ता संदीप देशपांडे ने भी अपनी टी शर्ट पर पोस्टर बना डाला और लिखा, समुद्रात डुबे कर मारेंगे। राज्य भाषा मराठी है, सरकार का जो कामकाज है वो मराठी में चलता है। सबको मराठी बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए और आनी चाहिए, लेकिन किसी को मारना, पीटना और डुबाने की भाषा ये भी गलत है। और किसी ने अगर कानून का उल्लंघन किया, कानून अपने हाथ में लिया, तो कानून अपनी कार्रवाई करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। ट्रेन और सड़क से लेकर पोस्टर बैनर तक मराठी अस्मिता का दिखावा मराठी अस्मिता को कितना बचा पाएगी, ये तो महाराष्ट्र की जनता जान रही है। लेकिन अपनी खोई राजनीति को सड़क से सदन की कुर्सी तक ले जाने की खातिर डुबो कर मारने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात मालेगांव ब्लास्ट में, जिसमें कल फैसला आना है और बम धमाके मामले में अब जो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और कल दोपहर तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया, किसे सजा दी और किसे आजाद किया। मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई। हमारी उस समय की सरकार ने मुंबई में हमलों को आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। मैं आज दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। भारत में भगवा आतंकवाद का नाम आपने विपक्षियों के मुंह से कई बार सुना होगा, और यह विपक्ष की हिंदुओं पर आतंक का काला टीका लगाने की सबसे बड़ी साजिश थी। राजनीतिक सत्ता का खेल और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू विरोधी भावना को जोड़कर भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। यह मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष ने हमेशा से किया है, जिसका पीएम मोदी ने लोकसभा में और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में खुद जिक्र किया।
मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके मामले में 17 साल का इंतजार 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा, क्योंकि अदालत फैसला सुनाने जा रही है। करीब 17 साल की जांच, कई गिरफ्तारियों में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विस्फोट के समय सेना में सेवाएं दे रहे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल थे। अब गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। पूरे देश को फैसले का इंतजार है, क्योंकि 17 सालों से यह मामला अदालत में चल रहा था, जो कि अप्रैल में खत्म हो गया था और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। फैसला जो भी हो, सत्य की विजय होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। भगवा आतंकवाद का जो झूठा प्रचार किया गया था, उसका मुंह काला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उस समय जो 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो उस समय की कांग्रेस सरकार को लगा कि हिंदुओं को भी कल बैठना चाहिए। भगवा आतंकवाद भी है, ये कांग्रेस की सरकार साबित करना चाहती थी, लेकिन वो साबित करने में नाकाम रहे। इस मामले की जांच सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने अपने हाथ में ली थी। एजेंसी की जांच में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा की एलएमएल फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स खरीदने और अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी समूह के जरिए वैचारिक योजना बनाने का आरोप लगा था। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली थी, जिसके बाद कई आरोप हटा दिए गए। एनआईए की जांच में एटीएस की जांच में खामियां पाई गयी, हालांकि यूएपीए की धाराएं बरकरार रखी गयी। अब विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने सभी आरोपियों को कल अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं और कल इस पर आने वाले फैसले पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है राजस्थान के कोने से, जहां बाढ़ का दौरा करने एक विधायक जनता के कंधों पर सवार हो गए। विकास के बहाव को देखकर ऐसा डरे कि उतरने का उन्होंने नाम नहीं लिया। बाकी की खबर इस रिपोर्ट में। बाढ़ में बुरे फंसे फुलेरा के विधायक, डूबा विकास, नहीं रहे चलने लायक। जनता के कंधों पर सवार, पानी को कर पाए पार। राजस्थान के फुलेरा में बाढ़ और बारिश ने जनता की परेशानी बढ़ाई, तो विधायक को क्षेत्र की याद आई। हालात को देखने माननीय विधायक विद्याधर चौधरी निकले, लेकिन न गाड़ी चुनी न नाव, बल्कि जनता के कंधों पर सवार होकर। फुलेरा की गलियों में पानी भले ही घुटनों तक हो, लेकिन विधायक जी का रुतबा 7वें आसमान पर है। समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाया और जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए कंधों पर बिठाया। विधायक जी को वाटर फोबिया नहीं था, लेकिन पानी में पैर गीले होने की फिक्र थी। शायद कीचड़ पैरों में लगने का डर भी होगा, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जनता का दुख देखने के लिए आखिर कितनी ऊंचाई चाहिए। जनता का वोट, जनता के पैसे, जनता की योजना, जनता का विकास और अब जनता के कंधे। जनता पूछ रही है, ड्रोन से सर्वे क्यों नहीं करा लिया? फिलहाल विधायक की सवारी देखकर बच्चे भी कह रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।